हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 का पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेपर के अंदर देयर आर टोटल ऑफ 4 सेक्शंस। सेक्शन 1 हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 के अंदर टोटल 6 मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 2 के अंदर एक क्वेश्चन स्टेम है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, हर एक स्टेप में देयर आर 2 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक सेक्शन है पैराग्राफ्स का, हर एक पैराग्राफ में 2-2 क्वेश्चन है। तो सबसे लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4, उसके अंदर देयर आर टोटल ऑफ 7 इंटीजर क्वेश्चंस। तो आज हम लोग सेक्शन 1 को सबसे पहले देख लेते हैं। सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये क्वेश्चन इसके अंदर आप इसको पीएनसी का क्वेश्चन मान सकते हैं। सेट की फॉर्म में दे रखा है, टोटल 3 एलिमेंट है आई, जे और के, और उसके करस्पॉन्डिंग देयर आर 4 सेट्स S1, S2, S3, S4। हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता करना है, उसी पे बेस्ड कुछ ऑप्शंस है, उन पे हम बात करेंगे। तो जो S1 सेट है, S1 सेट के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, बस ये हमको पता है कि I, J और K टोटल 10 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर आप S1 की बात करोगे तो इसका जो N1 होगा उसके अंदर 10 into 10 into 10, तो टोटल देयर विल बी 1000, है ना, टोटल 1000 होंगे। तो N1 के अंदर इतने एलिमेंट है। ये जो S2 है इसके अंदर एक कंडीशन है ना, तो आप बड़े ध्यान से देखिए। N2 के लिए हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, कंडीशन कैसी है? कंडीशन है 1 लेस और इक्वल I लेस देन J प्लस 2 और लेस और इक्वल 10। अगर इस कंडीशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो J जो होगा ना, उसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि J शुड बी लेस और इक्वल 8। सबसे पहले तो यही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद I 1 से बड़ा तो हो ही सकता है, तो हम लोग I के रेस्पेक्ट में J की वैल्यूज को देखते जाते हैं कि I 1 होगा, क्योंकि हमको I, J के टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। अगर I इक्वल टू 1 होगा तो J का मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है 1 चले, 1 + 2 3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो 2 से लेकर 1 से लेकर 1 2 टोटल 8 तक जाएंगे। तो अगर आप इन टोटल एलिमेंट्स की बात करोगे तो देयर आर टोटल ऑफ 8 एलिमेंट्स। अगर हम I को बढ़ा देते हैं, I इज इक्वल टू 2, तब आप J को मिनिमम अगेन 1 पुट कर सकते हो। 3 बड़ा ही होगा 2 से, तो 1 से 8 तक जा सकते हैं। तो ये भी टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए, ठीक। अगर हम I को 3 पुट करते हैं तो अब आप J को 1 नहीं पुट कर सकते हो, है ना। 3 लेस देन 3 नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे आपको 2 से 8 तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब अब आपका एलिमेंट 7 हो जाएगा। तो अब तो आप समझ गए, सीक्वेंस चलता जाएगा, जैसे जैसे I इंक्रीज करता जाएगा ये लास्ट में 1 तक जाएगा। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो दिस एडिशन विल बी 36 + 8 44, है ना। यानी N2 का जो आंसर है वो 44 रहेगा, ठीक है। हम S3 की तरफ जाते हैं। N1 N2 हम निकाल चुके हैं। जो नेक्स्ट है N3, देखो उस पे क्या हो रहा है। N3 के अंदर कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, 1 लेस और इक्वल I, J, K और L। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, अगेन इनके पास ऑप्शन है 1 to 10 तक हो सकते हैं, यानी डिफरेंट तो होनी चाहिए। आप कोई भी 4 एलिमेंट को पिक कर लो, उनमें से फिक्स हो गया कि L कौन होगा, K कौन होगा, J कौन होगा, I कौन होगा, राइट। तो फिर तो सिंपल है, N3 विल बी, क्या ये 10C4 होना चाहिए। और 10C4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 9 8 7 4 3 2 1 8 3 2 1 0, आंसर इज गोइंग टू बी 2 1 0। तो ये ऑप्शन गलत हो गया थर्ड, क्योंकि वो तो 2 2 0 दे रखा है। अगर हम लोग N4 की बात करते हैं, तो N4 के अंदर कंडीशन तो सेम है, बट उसके अंदर अच्छे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है सारे। I, J, K, L ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कंडीशन कुछ भी नहीं है। कंडीशन खाली ऐसे है कि ये I, J, K, L ऐसे 4 एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब N3 के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स था, बट N4 में नहीं है। तो आप कोई भी 4 एलिमेंट चूज करो और वो एलिमेंट इन चारों को डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, यानी into 4 फैक्टोरियल। ये आपका N4 है। जो ऑप्शन में पूछा है वो N4/12 है ना। इट मींस N4/12 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका, अभी हमने 210 कैलकुलेट कर दिया था, 432/12, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज गोइंग टू बी 420। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक है ना। तो सी ऑप्शन को छोड़ दो, बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर ठीक ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। ट्राइंगल PQR
और साइड स्मॉल पी क्यू आर के सामने एंगल्स है कैपिटल पी क्यू आर। कुछ ऑप्शंस पे अपन को बात करनी होगी। जैसे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमको ये देखना है cos ऑफ p ग्रेटर और इक्वल 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR। ये करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर नहीं है ना। तो इसको हम ट्राई करते हैं। कोसाइन फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो कोसाइन फॉर्मूला हमको क्या बोलते हैं, कोसाइन फॉर्मूला अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे तो cos p इक्वल होता है q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2QR। अगर 2QR को इन दोनों टर्म में डिवाइड कर दिया जाए तो ये टर्म हाफ इंटू q अपॉन r प्लस r अपॉन q ऐसे टर्म बनेंगे, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR। देखो पी स्क्वायर अपॉन 2QR तो मैच करता है, यानी इसकी रेंज के ऊपर अपन को थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू पे बात करनी पड़ेगी। तो ये तो क्लियर है, यहाँ पर q अपॉन r प्लस r अपॉन q एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, साइड है तो पॉजिटिव है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होगा इसका वैल्यू मिनिमम 2 होता है, यानी इस टोटल का आंसर ग्रेटर और इक्वल 1 होगा ही होगा। दैट्स वाई ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो cos ऑफ p होगा that must be greater or equal to 1 minus p square upon 2QR, राइट। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी पर बात करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी के लिए हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस साइड अगर p प्लस क्यू का आप लेके आओगे तो देखो p प्लस क्यू कॉस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p कॉस आर प्लस क्यू कॉस आर, ठीक, ग्रेटर और इक्वल टू, उधर भी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, क्यू कॉस पी माइनस आर कॉस पी प्लस पी कॉस क्यू माइनस आर कॉस क्यू। ठीक बात है। देखो यहां से इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर है पी कॉस आर, क्या यहाँ पे r cos p है, अगर दोनों को एक तरफ लेके आ जाए तो क्या प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखता है आपको, p cos r प्लस r cos p, क्या ये q के इक्वल होगा, इन दोनों कंबाइन किया तो क्यों आ गया। ठीक, देखना q cos r माइनस r cos q, इन दोनों कंबाइन करेंगे क्या ये p बना देगा, ग्रेटर और इक्वल। जो चीजें बच गई उसमें q cos p p cos q, क्या ये r नहीं लिखा हुआ है, और ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी होती है कि किन्हीं दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा तो होता ही है, तो वैसा ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की अपन बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर देखिए ये जो लिखा हुआ है q प्लस r अपॉन p, इसको आप ऐसे नहीं लिख के साइन रूल से चेंज कर दो, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई साइन q प्लस साइन r अपॉन साइन p, राइट। ये लेस और इक्वल 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन q इंटू साइन r अपॉन साइन p, ऐसा ही है क्या, क्या साइन p से साइन p कैंसिल आउट हो गया, इसको आप इधर लेके आओगे क्या आपको एक होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, किसका होल स्क्वायर, कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन q माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन r, इसका होल स्क्वायर लेस देन 0। अब ये तो पॉसिबल बात है ही नहीं, है ना, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, p लेस देन q p लेस देन r, तब cos q ग्रेटर देन p अपॉन r ऐसा होगा क्या, या cos r ग्रेटर देन p अपॉन q, इस तरीके का होगा। जैसे मैं एक ऑप्शन को आपको ट्राई करके बताता हूँ। देखो डी ऑप्शन जो है ये बोलना चाहते हैं कि cos ऑफ q, अब कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन उधर p अपॉन r, ये 2pr ग्रेटर देन का साइन ऐसा होना चाहिए, इनका क्लेम है, तो इस बात को देखते हैं। देखो r से r कैंसिल आउट हो गया, यानी ये लिखा हुआ है क्या, p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ग्रेटर देन व्हाट 2p स्क्वायर, है ना। अगर इसको हम टोटल सेट करते हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लेस देन कितना r स्क्वायर,
इसका मतलब आर के ऊपर एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, ठीक। इसके साथ में एंड लगा हुआ है, यानी साथ ही साथ में एक और कंडीशन। ये कंडीशन क्या है, cos r, cos r क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन उधर से p अपॉन q, इसका 2pq, और ये भी ग्रेटर देन दिखाया है p अपॉन q के। सिमिलर कैलकुलेशन होगी टोटल, और अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ग्रेटर देन q स्क्वायर, ठीक। तो क्या बोलना चाहते हैं, इससे ये क्लियर है कि जो आपका एंगल है वो एंगल भी कैसा होना चाहिए, और ये इनइक्वालिटी मैंने इधर लिख दिया, चलिए ये ऐसा तो उस साइड जाएगा ना, उस साइड से देख रहे हैं हम लोग, लेस देन p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लेस देन q स्क्वायर, है ना। तो r ऑब्ट्यूज था, q भी ऑब्ट्यूज हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक ही ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल ही कैसे हो जाए ऑब्ट्यूज, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी कैसा स्टेटमेंट हो गया बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, राइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन खाली ठीक होंगे, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन सी डी इनइक्वालिटी की वजह से ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैलकुलस का एक क्वेश्चन है, अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन वाइज हमको बात करनी है। कुछ वैल्यूज गिवन है जिनकी हेल्प भी हम लोग लेंगे इसमें। जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, अगर इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमको दिखाना है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए के लिए एक नया फंक्शन खुद से मान लेते हैं g ऑफ x, दैट इज गोइंग टू बी, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, fx माइनस 3 cos 3x, इसी को एक फंक्शन मान लेते हैं, ठीक। देखिए 0 से π/3 में सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो 0 से π/3 g ऑफ x dx। अब ये तो ऑलरेडी fx dx जो होगा 0 to π/3 fx dx, ये तो ऑलरेडी 0 दे रखा आपको, है ना। इसको और देख लीजिए थोड़ा सा, माइनस 3 इंटू 0 to π/3 cos 3x dx, इट इज गोइंग टू बी, यहाँ से इसको 0 लिख सकते हैं, माइनस 3 sin 3x अपॉन 3 0 to π/3। अब साइन तो पाई पे भी 0 है, 0 पे भी 0 है, क्या ओवरऑल ही 0 आ गया। इसका मतलब अगर ये फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है तो थ्योरम क्या बोलती है कि इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन का एक रूट पक्का ही उस इंटरवल के अंदर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक ऑप्शन है। सेम टू सेम तरीके से ऑप्शन बी को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अंदर भी हम लोग एक नया फंक्शन मान लेते हैं g ऑफ x, है ना। g ऑफ x कुछ इस तरीके का, सबको एक साइड लेके आ जाते हैं, तो f ऑफ x माइनस 3 sin 3x प्लस 6 अपॉन पाई, राइट। इसको इंटीग्रेट करते हैं, मीन्स 0 to π/3 g ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगेन इसका इंटीग्रेशन तो 0 होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो माइनस माइनस साइन का होगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 3/3 इंटू cos 3x 0 to पाई, राइट, सॉरी π/3 प्लस 6 अपॉन पाई इंटू π/3, x होगा 0 से π/3 लिमिट रख दी मैंने। इसको आप टोटल देखोगे cos पाई -1 माइनस cos 0 ऑल्सो -1, तो -2 प्लस पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, +2 इट मीन 0। तो फॉर सेम कॉन्सेप्ट इसका इंटीग्रेशन भी 0 है ना। इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन का भी एक रूट तो कम से कम उस गिवन इंटरवल के अंदर होगा ही सही। ऑप्शन नंबर बी ऐसे है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को तो हम बहुत सिंपल कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमको लिमिट x अप्रोचिंग 0, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x इंटू 0 to x f of t dt अपॉन ये जो 1 माइनस e रेज़ टू पावर x स्क्वायर है, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक लिमिट तो 1 हो गई, क्या यहाँ पे सिंपल x स्क्वायर ही बचेगा, x आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी ठीक है, इससे कैंसिल आउट भी कर देते हैं। क्या अभी भी ये 0/0 लिमिट है, इसलिए हम यहाँ पर LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखो LH रूल अप्लाई करते ही ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 ऊपर बन जाएगा f ऑफ x अपॉन x का तो 1 होता है,
यानी लिमिट एफ ऑफ 0 के इक्वल ही है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, यानी ये ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसकी बात कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी ऐसे ही एलएच रूल का एक सवाल है। देखिए इसको मैं ऐसे अलग कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ऊपर साइन x है नीचे x है, ऐसे लिख सकते हैं। और एक पार्ट जो बच गया उसके अंदर ऊपर 0 to x f ऑफ t dt अपॉन एक x उससे हमने ले लिया था तो एक x बचेगा यहाँ पर। क्या इसका वैल्यू ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, साइन x अपॉन x, तो इसका वैल्यू तो 1 ही हो गया है ना। ये जो होगा इसको तो अभी हमने सॉल्व किया है, इसका ही तो आंसर बनाया था, यानी इस लिमिट का आंसर भी कितना आने वाला है, जबकि गिवन कितना है वहां पर -1। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा जबकि सी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, dy by dx plus alpha y is equal to x into e raised to power बीटा x, ठीक है। और y ऑफ 1 भी 1 दे रखा है, कुछ ऑप्शंस हैं इनके बारे में अपन बात भी करेंगे, बट उससे पहले ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसका जो if होगा क्या वो if e raised to power अल्फा x हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y into e raised to power alpha x is equal to integration of x into e raised to power alpha plus beta into x dx, ऐसा ही होगा ना। तो ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इन ऑप्शंस में कुछ इस तरीके के केस हैं, सारे केस इस अल्फा प्लस बीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है, हम लोग केस 1 की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अगर ये 0 ही हो जाए, तो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया तो ये तो x ही बचेगा। तो उस केस में फंक्शन रहेगा क्या, y इंटू e raised to power alpha x is equal to x square upon 2 plus c। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? c का आंसर कहाँ से आ जाएगा, आपको पता है कि y ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, राइट। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या मिलेगा हमको, e इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, इट मीन्स c इज इक्वल टू e माइनस हाफ, राइट। तो अगर हम c का वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखो ये पूरा का पूरा आंसर कैसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू, अच्छा e की पावर अल्फा x, उसको भी उधर भेज सकते हैं, है ना। तो बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e रेज टू पावर माइनस अल्फा x प्लस e माइनस हाफ इंटू e रेज टू पावर माइनस अल्फा x, राइट। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऐसा एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है आपको, बट स्पेशल केस ले लिया, उसके अंदर अल्फा को 1 पुट कर दिया है, यानी अल्फा इक्वल टू 1 के ऊपर क्या ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक ऑप्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर इसके अंदर एक केस हम और ले लें, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0, ठीक, तो उस केस के अंदर यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनेगी क्या, आंसर होगा क्या, देखिए y इंटू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, बाई पार्ट लगा दीजिए। बाई पार्ट के अंदर ऑब्वियसली इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड अज्यूम कर दो, तो ये बन जाएगा x इंटू ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इसका 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर रहेगा 2 बार होने की वजह से, और प्लस का सी, राइट। थोड़ा सा अपन इसको अच्छा कर देते हैं, अच्छा करने का मतलब ये होगा, देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से टोटल ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्या ये कॉमन आ गया। दूसरा नीचे अल्फा प्लस बीटा, इसको भी कॉमन लिया जा सकता है ना, फिर बचेगा क्या अंदर, यहाँ से एक्स आएगा माइनस यहाँ से 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और प्लस का सी तो है यहाँ पर बात, वही y इंटू
e रेज टू पावर अल्फा एक्स। आती बात समझ में? अगर आप इन ऑप्शंस को देखते हो ना, ऑप्शन सी डी को आप देखते हो, तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना, कि 2 दे रखा है और पावर्स भी कुछ इस तरीके के सेट है कि एक साइड में e की पावर x है, एक साइड में e की पावर माइनस x है। तो स्पेशल केस हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसको 2 बनाना है, यहाँ पे पावर 1 1 बनानी है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा इन दोनों को ही 1 पुट कर देते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक काम और करो आप, e की पावर अल्फा एक्स से डिवाइड भी कर दो इसको, दोनों को बना पुट कर ही चुके हो, तो y इज इक्वल टू e पावर बीटा x मीन्स e पावर x अपॉन अल्फा प्लस बीटा 2 x माइनस हाफ एंड प्लस c। क्या ऐसा ही होगा? अगेन उस फॉर्मेट पे हम पहुंच चुके हैं, बस c का वैल्यू आपको पता करना है। तो c के वैल्यू के लिए वही यूज कर लो आप, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, राइट। और e की पावर अल्फा एक्स आपने डिवाइड किया तो एक c के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो e रेज टू पावर माइनस एक्स, c इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आपका साथ में चल रहा है। तो खाली c की वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं, तो आप पुट कर दीजिए इसके अंदर, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1 इज इक्वल टू, अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, x को तो 1 पुट ही कर दो ना आप, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये e बाई 2 माइनस e बाई 4 ऐसा हो जाएगा क्या, ठीक, और प्लस क्या ये c अपॉन e ऐसा होगा। तो ओवरऑल देखो आपको c का वैल्यू क्या मिलेगा, c इज गोइंग टू बी e इंटू, इधर क्या बचेगा 1 माइनस e बाई 4, उसको e से और मल्टीप्लाई कर दो, तो e माइनस e स्क्वायर बाई 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जिसमें ये टर्म तो है ही साथ में, c का वैल्यू e माइनस e स्क्वायर बाई 4, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा c ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसके अंदर ठीक बैठता है, ऑप्शन नंबर सी भी इसके अंदर ठीक बैठता है, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो एक वेक्टर का क्वेश्चन है जिसके अंदर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर डिफाइन है। हमने इसको सिंबॉलिकली ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिया है। ए वेक्टर की पोजीशन 2 2 1 है, बी 1 माइनस 2 2 है, सी 1/2, बी माइनस लैम्डा ए है, यानी लैम्डा अननोन है, और उसके लिए आपको एक कंडीशन दी है बी क्रॉस सी 9/2। तो पहले तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, है ना, उसके बाद ये जो ऑप्शन है इन पे अपन बात करेंगे। देखो बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का मतलब आप इसको लिखो एक बार, तो यानी बी क्रॉस सी मीन्स हाफ ऑफ, तो हाफ को तो आप बाहर भी निकाल सकते हो, है ना, बी वेक्टर माइनस लैम्डा ए वेक्टर, इसका क्रॉस, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे बी क्रॉस बी तो हट जाएगा, यानी कुछ ऐसा है कि मॉड लैम्डा अपॉन 2 इंटू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की बात है, मॉड तो लगा ही रहे ए क्रॉस बी, ठीक। इसका वैल्यू है 9/2, तो इसमें हमको पहले ए क्रॉस बी पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ए क्रॉस बी पे काम कर लेते हैं। देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए आई जे के ए का पोजीशन वेक्टर है बच्चों 2 2 1, बी वेक्टर आपका है 1 माइनस 2 2, ठीक है। देखिए आई कैप के अलोंग जब इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे टोटल कितना आएगा 6 आई कैप, जे कैप के अलोंग अगर बात करेंगे माइनस का 3j, के कैप के अलोंग बात करेंगे माइनस का 6k, राइट। हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 72 9 81, इट मींस इसका वैल्यू है 9, तो अगर इसका वैल्यू 9 है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इट गिव्स mod lambda equal to 1. As you know lambda is positive, so lambda is going to be 1, right। lambda का वैल्यू 1 हो गया। सोचिए अगर आपका lambda ही 1 आ गया तो अपन c वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो c वेक्टर कितना आएगा, c वेक्टर इज इक्वल टू 1/2, b वेक्टर की पोजीशन है 1 माइनस 2 2 माइनस लैम्डा तो 1 है, a की पोजीशन है 2 2 1, तो जो आपका सी वेक्टर रहेगा उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी -1 -2 -2 -4 2 -1 1 अपॉन 2, राइट, b माइनस a अपॉन 2, ठीक है। अब जो पहला ऑप्शन है कि प्रोजेक्शन ऑफ OC ऑन OA, ऑप्शन नंबर बी का मतलब सिंपल सा ही हो गया, C का प्रोजेक्शन AB मींस C डॉट A अपॉन A का मैग्नीट्यूड
राइट। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए सी डॉट ए, अगर आप सी डॉट ए की बात करेंगे तो इसका डॉट करो आप ए के साथ, तो इसका ए के साथ डॉट कर लो, -1 -4 1 डॉट, ए कितना है 2 2 1, इसका नीचे हाफ, और ए का मैग्नीट्यूड क्या 3 का है क्या, 2 × 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, -2 -8 +1/6। ऑब्वियसली मोड लेके चल रहे होंगे प्रोजेक्शन, तो लेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9/6, दैट इज गोइंग टू बी 3/2। इसका मतलब सी का जो ए पे प्रोजेक्शन है वो आपका 3/2 आने वाला होगा। ये बात समझ में आती है, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया को तो अपन यहीं से भी देख सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी, इसका वेक्टर आपको पता ही है, तो अगर आप एरिया की बात करोगे तो दैट एरिया इज गोइंग टू बी हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था आपका 9 आया था, इसका मतलब 9/2। ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए भी ऑप्शन ठीक है, बी भी ऑप्शन ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और जो पैरेललोग्राम बना ओ ए ओ सी से, उनके बीच का एंगल हम लोग अभी देखते हैं। जो नेक्स्ट दोनों ऑप्शन है उनकी बात हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा एबीसी का, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, राइट। अब सी वेक्टर जो है वो ए बी के टर्म में, तो उसको लिख दिया था ए क्रॉस बी। जो बी क्रॉस सी है, इसीलिए क्या लिखना चाहिए, सी वेक्टर क्या था आपका b - a/2, राइट, प्लस अगेन b - a/2 क्रॉस a, राइट। b क्रॉस b 0 हो गया, a क्रॉस a 0 हो गया, b क्रॉस a/2 b क्रॉस a/2, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, यानी ओवरऑल यही तो बच गया हमारे पास, हाफ ऑफ a क्रॉस b। इसका वैल्यू 9 था, तो आंसर इज गोइंग टू बी 9/2, और इस ऑप्शन के अंदर आपको 9/2 ही दे रखा है, यानी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर डी, उसके अंदर आपने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, तो किस साइड से बना, ए और सी से, तो उसके जो डायगोनल्स होंगे उनकी पोजीशन वेक्टर देखो क्या होंगे, डी इक्वल टू a + c/2। a + c/2 का मतलब हुआ 2, 2, 1 प्लस -1/2, 2, हाफ एंड डिवाइड बाई 2, राइट। तो जो D1 वेक्टर है, ऐसे मान लो कि हम डायग्राम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो D1 कितना आ जाएगा आपको 2 - हाफ 3/2 3/4, 2 + 2 4/2 दैट इज 2, 1 + हाफ 3/2 दैट इज गोइंग टू बी 3/4। ये D1 वेक्टर पहला वेक्टर है। ऐसे ही D2 वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो a - c/2, तो यहीं से देख लेते अपन, अगर डिफरेंस करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, 5/4, 2 - 2 0 हो गया वो तो, और 1 - हाफ/2, इट मींस इट इज गोइंग टू बी 1/4, राइट, 1 - हाफ/2। cos थीटा, इनके बीच का जो एंगल होगा, cos थीटा इज गोइंग टू बी D1 डॉट D2 अपॉन D1 मैग्नीट्यूड D2 मैग्नीट्यूड, राइट। देखो D1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, D1 D2 की पहले डॉट की बात कर रहे थे, इनका डॉट करेंगे तो 15/16 प्लस 0 प्लस 3/16 अपॉन, यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड को देखोगे 25 + 1 26 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 26/16। यहाँ से आप D2, ये D2 का मैग्नीट्यूड लिखा मैंने पहले, D1 का देखोगे तो ये 2/4 है ना, 2/4 को हाफ लिख सकते हो, सॉरी 2 को लिख सकते हो, 8/4 भी लिख सकते हो, ताकि ओवरऑल एक साथ वो कैलकुलेशन इसमें बैठ जाए। तो एलसीएम तो 16 आ जाएगा, ऊपर इनकी स्क्वायरिंग करोगे 9 और 9 18, 18 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 64 + 18 इट मींस क्या ये 82 दिखेगा आपको, ठीक। 16 से 16 तो कट गया आपका, तो ये जो cos थीटा आएगा टोटल, ये बच्चों कितना आएगा,
cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया ये 18 आ गया, ठीक। नीचे जो आपने टोटल देखा 18 प्लस 64 दैट इज 82, ये जो टोटल आपका रहेगा 16 तो अपन कैंसिल आउट कर चुके हैं ना, √16 अगर इसको ऐसे लिखते हैं √16 ये √82, राइट। अब पूरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने जो एंगल दिया एक्चुअली वो एंगल है π/3, है ना। π/3 होने के लिए यहाँ पर हाफ होना पड़ता, बट ये परफेक्ट स्क्वायर्स ही नहीं है ना। इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन कैसा रहेगा कि फॉल ऑप्शन होगा, फॉल्स हो गया ये ऑप्शन। आती बात समझ में? ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक पैराबोला का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, जिसके अंदर आपको जो पैराबोलिक इक्वेशन है वो गिवन है y² = 8x, पॉइंट है -2,4 और वहां से ये टेंजेंट्स है, तो COC का काम बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। देखो जैसे मान लो कि लेट्स से ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, और ये पैराबोला आपका y² = 8x, यहाँ पर पॉइंट है -2,4। तो अगर हम लोग -2,4 पर y² = 8x इसकी COC की बात करेंगे, है ना, तो क्या वो COC t = 0 से आएगी? अगर आप t = 0 अप्लाई कर देते हो, देखो क्या मिलेगा, y × 4 = 8 × x -2/2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स y = x - 2, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि आपको पता है इसका जो फोकस होगा क्या वो 2,0 होगा, और फोकस इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब इसका जो COC होगा क्या वो फोकल कोड का ही काम कर रहा है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है कि ये टेंजेंट है आपके पास, ये पॉइंट आपका Q है, फिर यहाँ से है ना, और इधर ये आपका टेंजेंट है ऐसे करके, ये आपका पॉइंट Q' है, ये फोकस आपका F है, और वो जो पॉइंट आपको गिवन है वो आपका P पॉइंट है इसे, ठीक है ना। ये पूरा अरेंजमेंट है। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्या पूछा हमको। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि जो ट्राइंगल है PFQ वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या? PFQ बिल्कुल होगा। आप जानते हो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की बात करूंगा क्या x = -2 रहेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस के ऊपर अगर आप एंगल को देखोगे तो क्या 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ट्राइंगल QPQ' तो सबको ही पता है वो डायरेक्ट्रिक्स है, इसलिए एंगल कितना होगा 90 डिग्री, है ना। ये भी परपेंडिकुलर होगा। डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, P और F के बीच की डिस्टेंस होगी PF, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दो आप, 4√2, जबकि ऑप्शन में गिवन कितना है 5√2। ऑप्शन गलत है। F पॉइंट Q' पे लाई करेगा, 100% लाई करेगा, फोकल कोड है वो। तो आप ऑप्शन नंबर इसको हटा दो 3 को, तो ABD ऑप्शन आपके ठीक ऑप्शन हो गए, राइट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन स्टेम है ना, और हर एक के अंदर 2-2 पार्ट है जिनके आंसर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाले होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टेम हम लोग देख रहे हैं। इसके अंदर आपको एक पैराबोला का इनसाइड पोर्शन है y² < ≤ 4 - x, और ऐसा बोला है कि इस पैराबोला के अंदर आपको एक मैक्सिमम रेडियस का सर्कल देखना है जिसका सेंटर x एक्सिस पे होना चाहिए, है ना, उसके अंदर वो कंटेन होना चाहिए, और x पॉजिटिव के लिए आपको काम करना है, x > 0 के लिए। देखो ये जो पैराबोला होगा अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये डायग्राम है, ठीक है। y² ये = 4 - x हो गया, तो लेस और इक्वल का तो इनसाइड पोर्शन हो गया। ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट 4,0 होगा, तो ये ऑब्वियस है x पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो इस हाफ की बात कर रहे होंगे, इस वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे। तो अगर भाई सर्कल तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट आपको अगर मैक्सिमम रेडियस का चाहिए तो ऐसे ओरिजिन पासिंग होना चाहिए और ऐसे टच करके जा रहा होगा, सिमेट्रिक है, ऐसे 2 जगह का ऐसे टच कर रहा होगा, यहाँ पे इनका x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, सिमेट्रिसिटी से अपन बता सकते हैं। खैर इसका सेंटर इस एक्सिस के ऊपर है, तो लेट्स से ये जो पॉइंट है इसको हम P, 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये ओरिजिन पासिंग है, ये 0,0 है। देखिए
ये जो सर्कल होगा, अगर इसकी इक्वेशन हम लोग को लिखनी होगी, ओरिजिन पासिंग है, p, 0 सेंटर है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px इक्वल टू 0, ऐसे हुआ क्या? जो आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स है क्या? तो अगर ये सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को टच करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक बना देते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे? वाई स्क्वायर को वहां पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2px इक्वल टू 0. इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2p प्लस 1 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस पे और इस पे x का एक ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो x के डिस्टिंक्ट रूट नहीं आने चाहिए. इसका मतलब इसका d का वैल्यू 0 होना चाहिए. इसका d0 कर देते हैं. d का मतलब क्या हो गया? 2p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16, इट मीन्स इक्वल टू 16. d इक्वल टू 0 का ये मतलब हुआ, यानी 2p प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. ऑब्वियसली आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो प्लस सिंबल से ओपन करिए आप, तो जो p का वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना रहेगा? 3/2, दैट मीन्स 1.5, राइट. तो ये तो हमारा सेंटर हुआ p, 0. एक तो इसने p का वैल्यू पूछा आपसे, p का वैल्यू आप भाई रेडियस जो है वो p तो होगा ना, तो ये रेडियस आ गया आपका 3/2, ठीक है ना. अब ये जो पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा है बोलता है कि उसका कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा. तो आप अल्फा की वैल्यू बताइए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, तो इजीली कर सकते हैं. p का ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर देते हैं. देखो अगर p 3/2 होगा तो 2p प्लस 1 4 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक जो होगी कैसी बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 होल स्क्वायर बन रहा है. इट मीन्स x इज गोइंग टू बी 2, यानी अल्फा का वैल्यू ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये 2, बीटा टाइप होना चाहिए. हालांकि हम बीटा भी सॉल्व कर सकते थे बट पूछा नहीं है, तो अल्फा का वैल्यू 2 होगा और p का वैल्यू 1.5 होगा, राइट. ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेम है इसके अंदर दो फंक्शन डिफाइन है f1 f2, फिर इनके मिनिमा और मैक्सिमा की बातें करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर. m1 n1 m2 n2 इनके रेस्पेक्टिवली लोकल मिनिमाज लोकल मैक्सिमाज है ना. f1 के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, यहाँ से अपना m1 और n1 आएगा. तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आई थिंक ये फंक्शन ही आ जाएगा, ये f1 डैश ऑफ x. हम लोग इस प्रोडक्ट को भी ओपन कर देते हैं ना, t की जगह तो x आ चुका है डिफरेंशिएशन में, तो आप इसको 1 2 3 ऐसे पुट करते रहोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस 1 की पावर 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब अप टू x माइनस 21 रेज टू पावर 21, राइट. तो अगर इसके मैक्सिमाज मिनिमाज की हम लोग बात करेंगे, इनको नंबर लाइन पे अगर पुट करते हैं तो ये आइडिया हमको है कि जो भी इवन पावर है वो साइन स्कीम पे कोई भी फर्क नहीं डालेगी, यानी खाली कौन आने वाला होगा? 1 3 5 7 कहाँ तक? लास्ट तक 21. उससे पहले कौन आएगा? 19 एंड सो ऑन. तो साइन स्कीम कैसे चलने वाली है? इधर प्लस इधर माइनस, यानी जो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा क्या वो यहाँ पर आपको मिनिमम मिलने वाला है. फिर तो ऑल्टरनेट आपको मिनिमम मैक्सिमम मिलते जाएंगे. अगर आप इन टोटल 1 3 5 से लेकर 21 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को देखते हो, 11 टर्म्स है, लास्ट वाला मिनिमा है तो एक मिनिमा ज्यादा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ मिनिमा की बात करेंगे तो वो 6 होंगे, जबकि मैक्सिमम की बात करोगे तो वो 5 होंगे. ये करस्पॉन्डिंग m1 n1 आपके लिए होंगे, राइट. इससे आपको क्वेश्चन नंबर 9 में हेल्प मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको इस फंक्शन जो सेकंड फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना होगा. तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर हम लोग f2 डैश ऑफ x की बात करते हैं, 98 इंटू 50 इंटू x माइनस 1 पावर 49 माइनस 600 इंटू 49 इंटू x माइनस 1 रेज टू पावर 48, राइट. टोटल कॉमन ले लेते हैं. देखो टोटल कितना कॉमन आ जाएगा? एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये भी 4900 है, तो 4900 ही कॉमन आ जाएगा टोटल में. अच्छा बचेगा क्या? x माइनस 1 की पावर भी कॉमन आती है, तो अपन लास्ट में लेते हैं इसको ना. जैसे मैं एक तीसरा फैक्टर इसमें
x माइनस 1 रेज टू पावर 48 ऐसा रख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या फैक्टर बचेगा, एक तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 49 100 कॉमन आ गया, 6 बच गया तो माइनस का 6 होगा। इट मीन्स जो टोटल आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 4900 इंटू x माइनस 1 रेज टू पावर 48 इंटू x माइनस 7, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दोनों फैक्टर्स है इस पे पावर इवन है जबकि इसकी पावर ओड है, तो साइन स्कीम खाली 7 के अकॉर्डिंग हमको बनानी रहेगी। देखिए आप 7, ये प्लस ये माइनस, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, यानी हमको यहाँ पर खाली एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलने वाला होगा, मैक्सिमा तो है नहीं, इसलिए m2 का वैल्यू 1 रहेगा जबकि n2 का वैल्यू कितना रहेगा आपके लिए, क्या 0 रहेगा। इस तरीके से हम इसके मैक्सिमम मिनिमा पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेम है उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन है s1x, ऐसे ही एक फंक्शन s2x है और इनके कुछ आंसर्स है, ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल है ये, कुछ ऑप्शंस के बारे में हमसे पूछा गया है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो fx तो sin स्क्वायर x है, g1 तो 1 ही है, यानी ये इतना सा इंटीग्रेशन है कि इट इज इक्वल टू, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में s1 ही लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 इंटू ओनली साइन स्क्वायर x dx। ये जो दोनों एंगल्स हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो हम लोग इसमें किंग लगा देंगे। तो अगर हम इसमें किंग अप्लाई करेंगे तो ये s1 दोबारा से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि s1 बन जाएगा पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 इंटू cos स्क्वायर x dx, राइट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्या हम दोनों को ऐड कर दें आपस में, अगर हम इन दोनों को 1 प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो इट मीन्स 2s1 इज गोइंग टू बी पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, अंदर तो 1 ही बन जाएगा तो 1 इंटू डी एक्स, दैट मीन्स इनका डिफरेंस ही आंसर होगा 2 पाई बाई 8, इट मीन्स पाई बाई 4, ये 2s1 का आंसर है, यानी s1 कितना रहेगा पाई अपॉन 8, राइट। जो पूछा है वो पूछा 16s1 अपॉन पाई कितना होगा, 16s1 अपॉन पाई, तो देखिए 16 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 8, दैट मीन्स 2, यानी इसका आंसर कितना रहेगा 2 रहेगा। इसी का जो अगला पार्ट है उसके अंदर s2 में fx इंटू g2 कर दिया है और s2 के अंदर जो फंक्शन g2 है वो mod 4x माइनस पाई, fx तो आपका सेम है, यानी इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू मोड ऑफ 4x माइनस पाई dx। तो अगेन सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दीजिए, किंग प्रॉपर्टी। अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये s2 वापस से आपका क्या बन जाएगा पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, cos स्क्वायर x, ये जो अंदर बनेगा हाँ इसको आप चेंज करोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये बन रहा है पाई माइनस 4x, बट मोड में इस बात का फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अगेन सेम अप्रोच का सवाल है, आप दोनों को सम कर दो, यानी इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2s2 इज गोइंग टू बी, अगर इसको कॉमन ले लोगे अंदर 1 बन जाएगा तो पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 इंटू वी कैन से 4x माइनस पाई इंटू dx, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 इनका मिड पॉइंट पाई बाई 4 है और ये पाई बाई 4 के बोर्ड सिमेट्रिक है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं दैट 2s2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 टू पाई बाई 4 इंटू पॉजिटिव से ओपन होगा पाई माइनस 4x dx, राइट। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, s2 विल बी पाई x माइनस 2x स्क्वायर, लिमिट लगा दीजिए पाई बाई 8
2 पाई बाई 4। इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो S2 विल बी इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 8 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स, अब पाई स्क्वायर तो कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा 1/16 माइनस 1/64। इट मीन्स 1/16 अगर कॉमन लेते हो तो 3/4, पाई स्क्वायर बाई 8 टोटल कॉमन आ गया, अंदर बन रहा है 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। इट मीन्स S2 is going to be पाई स्क्वायर अपॉन 32, राइट। ये S2 का आंसर है जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, 48 S2 अपॉन पाई। देखिए थोड़ा इधर देख लीजिए, 48 अपॉन पाई इंटू S2, S2 का आंसर आया पाई स्क्वायर अपॉन 32। वैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप 48 अपॉन पाई नहीं, पाई स्क्वायर है, मतलब तो पाई रह जाता ना इसमें। इसको सॉल्व करोगे आप, 48 अपॉन 32 मीन्स 3/2, 3/2 मीन्स इट इज गोइंग टू बी 1.5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 13-14। इसके अंदर हमको एक सर्कल्स का ग्रुप दिया है ना, और M एक सेट है जो सर्कल के अंदर के पोर्शन को डिनोट कर रहा है। एक सर्कल CN से उसको रिप्रेजेंट किया है ना। CN का जो सेंटर है वो SN-1, 0 है। SN एक सीरीज है जिसका फर्स्ट सम A1 A2 ऐसे करके AN तक का सम है। ये AN डिफाइन है 1/2⁻n-1, इसकी रेडियस डिफाइन है AN से। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ रेडियस आपको गिवन है और कुछ पूछा है ना। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो SN है इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं ताकि फिर कंडीशन तक पहुंचा जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये एक GP बनेगी। A1 का मतलब क्या हुआ, अगर आप N को 1 पुट कर दोगे तो 1 ही बन गया, फिर हाफ आ गया, ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म हुआ क्या 1/2n-1 ऐसा रहेगा। इसका सम क्या होगा, A इंटू 1 माइनस 1/2n नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस हाफ। इसको अगर हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो देखो टोटल आंसर कैसा बन रहा है, 2n-1, हाफ से वो कैंसिल आउट होगा तो नीचे बच्चों 2n-1 रह जाएगा, है ना, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ना तो SN विल बी 2-1/2n-1, राइट, ठीक। तो इसलिए ऐसा आने की वजह से जो सर्कल का सेंटर होगा वो तो SN-1 है। तो यहाँ पे जो सेंटर आपका डिफाइन हुआ उस सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर विल बी SN-1, इससे कम कर दीजिए आप 2-1/2n-2, राइट, ठीक। अब इसने कहा कि ये जितने भी सर्कल है ना वो उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो अंदर प्रेजेंट होने चाहिए तो आप देखिए कि ये जो सर्कल का सेंटर है ना, ये सेंटर क्या एक्स एक्सिस के ऊपर ही है क्या, और रेडियस उसका AN के इक्वल है। तो अगर आप इस सर्कल को थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का फील आएगा। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर ये इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, लेट्स से ऐसा मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना, एक बिगर सर्कल है, ये अगर एक्स एक्सिस है तो अभी इसका जो सेंटर रहेगा है ना, वो सेंटर ये ओरिजिन है यहाँ पर ना, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, ये एक बिगर सर्कल है ना। ये मैक्सिमम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब R का वैल्यू मैक्सिमम का मतलब अगर R का वैल्यू ये जो गिवन वैल्यू है, इफ R इज 1025/513 ऐसा सर्कल रहा होगा, इसके अंदर जो भी सर्कल रहा उसका सेंटर यहाँ पर, तो आप समझिए सेंटर यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, तो इस तरीके के कुछ सर्कल बनते जाएंगे। तो सबसे क्लोज सर्कमफेरेंस पे जो होगा है ना वो सर्कल कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर एक सर्कल ऐसा बना होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे तो इसको टच कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये टोटल लेंथ देखो टोटल लेंथ अपन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटर तक, ये तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये उसका रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आती है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट की बात करते हो तो आपको इस पर काम करना चाहिए कि एक तो इसका सेंटर की ये जो डिस्टेंस है टोटल, दैट डिस्टेंस विल बी यही होगी। यानी ऐसे बोल सकते हो कि SN-1 प्लस इसका रेडियस AN, ये आपका लेस और इक्वल
रेडियस कितनी थी आपकी 1025 अपॉन 513। बताओ भाई ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आती बात समझ में? तो देखो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। Sn माइनस 1 इसका मतलब हुआ 2 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस an का मतलब 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 लेस और इक्वल 1025 अपॉन 513, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप सबको उस साइड को इधर लेके आ जाओ, 2 माइनस दिस। आप अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो 1026 माइनस 1025 इट मींस 1 अपॉन 513, राइट। ये लेस और इक्वल रहेगा किससे? ये उधर जाएगा ना तो टर्म्स चेंज हो जाएंगे। तो 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 1। तो आप देख सकते हो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 2। अगर इसको आप कॉमन ले लोगे तो क्या अंदर 1 माइनस 1/2 यानी हाफ बनता हुआ दिखेगा आपको। तो अगर टोटल अगर आप इस चीज को देखेंगे, टोटल की अगर आप बात करोगे तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं इसका, तो रेसिप्रोकल करने की वजह से अगर ये ग्रेटर और इक्वल है तो क्या ये लेस और इक्वल 513 हो जाएगा। अब एक बात समझने की जरूरत है कि हम इक्वल तब लगा रहे हैं जब ये टच कर रहे हैं। अगर आपको इनसाइड रखना है ना, वैसे वहां पे x² + y² लेस और इक्वल r² भी टच कर सकता है, ठीक। अब 2 की कोई पावर 513 के आसपास है क्या? तो हम जानते हैं 512। अगर यहाँ पे 512 होता तो ये नियर है 2 रेज टू पावर 9 इसका नियर है कि नहीं है ना। तो आप अगर इसको 9 से रिप्लेस करोगे उसके बाद 10 पावर तो 1024 तक जाएगा। तो यू कैन सी दैट n माइनस 1 शुड बी लेस और इक्वल 9 और n शुड बी लेस और इक्वल 10। बात समझ में आती है ना? यानी ऐसे 10 सर्कल्स बन सकते हैं, ठीक है। ये तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल हो गए। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा हमसे कि इनमें से कुछ सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते होंगे या इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सर्कल कितने होंगे? ऐसे 2 तरीके में उन्होंने आंसर दिया आपसे, और जो पूछा है वो एक्चुअली कुछ ऑप्शंस है k + 2l इस तरीके से। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर हमने k की वैल्यू तो पता लगा दी, k तो 10 होगा, है ना। वो l कितना होगा? ऐसे कितने सर्कल होंगे जो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे? इसके लिए हमको इन सर्कल की पोजीशंस को थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। सर्कल की पोजीशंस को हम देखेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या। तो ये पोजीशन हम कहाँ से देख सकते हैं? हमें थोड़ा सेंटर के बारे में आइडिया है, तो सेंटर में n को वैल्यूज को पुट कर करके हम सर्कल की पोजीशंस को देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम n को 1 ही पुट कर दें तो n को 1 पुट करने पे क्या 0,0 आएगा, है ना। और अगर n को आप 1 पुट करते हो तो उसका जो रेडियस होगा an, वो an का वैल्यू कितना होगा? तो आप समझ सकते हो यहाँ से अगर आप n को 1 पुट करते हो क्या उसका 1 आंसर रहेगा। यानी जो आपका सबसे फर्स्ट सर्कल होगा ना, पहला सर्कल, वो सर्कल आप ऐसे मान लीजिए ऐसा एक सर्कल रहेगा जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, उसका रेडियस 1 है, ठीक। ये n = 1 के लिए काम हुआ। अगर आप n = 2 की बात करोगे, n = 2 के ऊपर आप सेंटर के कोऑर्डिनेट देखो। अगर आप सेंटर n = 2 की बात करोगे 1,0 आया, रेडियस हाफ होगी, तो 1,0 रेडियस हाफ, यानी वो सर्कल, है ना, क्या ऐसा एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले सर्कल की बात करते हैं। n को आप इसके अंदर बढ़ाते जाओ, n को आपने 2 पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल 3 पुट कर दिया, तो n को 3 पुट किया 2 - हाफ दैट इज 3/2। देखो ये डिस्टेंस 1, फिर ये हाफ आ गया तो यहीं पे आ गया, ठीक। इसका रेडियस अब 1/4 नहीं हो जाएगा क्योंकि वो तो हाफ की सीरीज चलती जा रही है, तो वो सर्कल यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे सर्कल वापस बनते जाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो किस तरीके की सीरीज है ना। थोड़ा ध्यान से आप देखिए। अगर मान लो कि ऐसे 10 सर्कल बन सकते हैं, ये सर्कल C1 है ना, ये सेकंड सर्कल C2 है, ये थर्ड सर्कल C3 है, तो C1 C3 के बीच में गैप है ना। C1 C2 इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसी C2 C3 इंटरसेक्ट करेंगे, बट C2 C4 के बीच में गैप रहेगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो गैप वाले सर्कल है वो या तो ऑड सीरीज वाले सर्कल हो गए या फिर इवन सीरीज वाले सर्कल हो गए। तो 5-5 का जो ग्रुप है ना वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आती है। इस वजह से ये जो आपका L जिसको ये लोग बोल रहे हैं उसका वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 5, है ना। कैसे कि C1 3 5 7 9 या फिर C2 4 6 8 और 10, है ना, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ग्रुप बन सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको देखना है जिसमें k का वैल्यू 10 हो, l का वैल्यू 5 हो, सेटिस्फाई कर। तो आप देख सकते हो 3k 30 + 2l 10 दैट इज 40, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
ये पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक सर्कल dn डिफाइन किया है, इसका सेंटर Sn-1 है। Sn-1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, 2-1/2n-2। रेडियस उसका an ही है ना। और पूछा है कि अगर वो जो m सेट था उसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस अगर ये है तो कितने सर्कल इनसाइड होंगे ना, अब की बार ये अपन को पता करना है। तो अब की बार एक अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो सेंटर है ना उसका कोऑर्डिनेट हमेशा इस लाइन पे रहेगा, है ना। तो आप बोल सकते हो, ये अपन इजीली देख सकते हैं कि अगर हम लोग उस सर्कल की बात करते हैं जिसका r ये जो गिवन वैल्यू वो है ना। अब हम ये जानते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक, तो ये लाइन होगी y = x। तो वो सर्कल मैक्सिमम उसकी क्या पोजीशन रही होगी, मैक्सिमम ऐसा हुआ होगा कि वो सर्कल इसको ऐसे बाउंड्री पे जाके टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना टोटल यहाँ से लेके सेंटर तक की और सेंटर से रेडियस थोड़ा सा, है ना, तो वो रेडियस टोटल लेस और इक्वल होना चाहिए उस आर्क के। बात समझ में आती? तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मान लो h, रहता है तो हम जानते हैं कि उसकी डिस्टेंस यहाँ से √2h होती है। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस क्या सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस √2 × Sn-1 का वैल्यू 2 - 1/2n-2। ये तो हम पहुंच गए सेंटर से यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कमफेरेंस, ये तो रेडियस ही है, यानी an का काम कर रही है ना। तो an का वैल्यू तो हम जानते हैं, an का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1/2n-1, ठीक। ये अपना लेस और इक्वल होना चाहिए r के, और r का वैल्यू 2⁻199 - 1 × √2/2⁻198, राइट, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने में थोड़ा सा अपन इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। अच्छे से करने का मतलब इतना सा होगा खाली कि जैसे आपको यहाँ पर 2√2 दिख रहा है साथ में, है ना, ये 2⁻198 है। यहाँ पर भी अगर आप इसको देखोगे ये माइनस का इतना तो बनेगा ही। तो आप एक काम करो ना, सिंपल सा एक काम करते हैं, जैसे इस साइड 2√2 को रखते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट को भी एक साइड ही बुला लेते हैं। तो कांस्टेंट इधर आएगा, बताओ कितना बनेगा, -2⁻199 - 1 × √2/2⁻198, ठीक। ये तो एक साइड की चीजें होगी। अब ये लेस और इक्वल रहेगा, इन सबको उधर भेज देते हैं, तो ये सब उधर जाएंगे, तो ये जो प्लस है ना, ये तो बन जाएगा सिंपली आपका 1/2n-1, राइट। ये जो माइनस है, ये जो सॉरी यहाँ पे एक माइनस लगाते हैं, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये जो माइनस है इसको प्लस बना देते हैं, तो प्लस √2/n-2, राइट, ठीक। थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो अगर हम एलसीएम देंगे इसका, तो यहाँ पर एलसीएम तो कितना आएगा, 2⁻198। क्या ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2⁻199 √2, फिर माइनस का 2⁻199 √2, ये जब मल्टीप्लाई होगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल बचेगा क्या, माइनस एक्चुअली प्लस का √2, इतने ही बचने वाले हैं, ठीक। और ये लेस और इक्वल चल रहा है। क्या इस साइड कुछ कॉमन आ सकता है ना, कॉमन तो नहीं आ सकता, आप एलसीएम भी ले सकते हो उसका। अगर इस साइड का एलसीएम देखोगे 2⁻n-1, टोटल इसमें बचेगा क्या, अगर मान लो आप 1/2n-2 इसको बाहर निकाल लेते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, √2 - 1/2, ऐसा वैल्यू बचने वाला है क्या, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सब कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाओगे, इसको एक तरफ लेके आओगे, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा क्या, उसकी थोड़ी सी बात कर देते हैं, है ना। देखो ये जो टोटल पावर होगी आपकी, क्या ये √2 आपको दिख रहा है, एक काम और करते हैं, देखो इसको √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, तो अगर डिवाइड करोगे तो ये √2 भी आपका हट जाएगा, या फिर इस √2 को भी इसमें मर्ज कर दे, दोनों ऑप्शन हमारे पास, ठीक। अच्छा एक काम करो, देखो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो साइड है आपकी स्पेस कम है ना, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भाई एक लाइन में आपका आंसर आ जाए यहाँ पे। तो देखो अगर इसको अपन उधर लेके जाते हैं, ये पावर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इस साइड में, तो ये 2⁻198 इसको इधर लेके आएंगे अगर, तो n-100 जाएगा, ठीक। n-100 को उधर लेके चले जाओ, तो टोटल ऐसा बनेगा 2⁻n-,
100 में 200, ठीक। इस साइड में √2 को आप डिवाइड कर दो, तो √2 को डिवाइड करोगे ना तो इधर क्या बनेगा कि लेस और इक्वल 1 माइनस √2 माइनस डिवाइड कर दिया आपने 1/2 √2। बोलो भाई ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? टोटल यहाँ तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना। अब तो यहाँ से बड़ा सिंपल सा ये टास्क है कि हम लोग क्या कर पाएंगे, 2n-, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लो आप, है ना। ये जो साइड लिखा हुआ है आप देख सकते हो 1/2 √2, ये जो आंसर रहा होगा, ये आंसर तो 1 के कंपैरिजन में छोटा ही है ना। तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2n - 200 इससे छोटा होना चाहिए, तो n का वैल्यू ऐसा कितना होना चाहिए उस पर अपन बात करते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं कि मान लो लेट्स से इधर 1 माइनस अगर हाफ होता तो उस केस में ये आंसर हाफ आता, n को अपन 199 पुट कर सकते हैं। इसको इससे कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू अगर ज्यादा होगा ये वैल्यू कम होगा, है ना, 1/2 √2। तो आप देख सकते हैं कि टोटल ये जो वैल्यू है ना, इसके कंपैरिजन में ये तो हाफ ही है, बट ये जो वैल्यू है वो हाफ से बड़ी रही होगी, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि एट लास्ट 2n - 200, क्या इसको इसकी जगह अगर हम इसको रिप्लेस कर, ये वैल्यू बड़ी है ना, तो इससे छोटा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो लेस और इक्वल 1 - हाफ, दैट मीन्स 2 अगर ये 1/2 बनता है तो क्या ऐसा n पॉसिबल हो सकता है 199। लेट्स से अगर आप n को 200 पुट करते, इससे एक बड़ी वैल्यू आप पुट करते हैं, तो n 200 पे ये वैल्यू 1 बन जाता, बट 1 इज नॉट लेस और इक्वल दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो ऐसा मैक्सिमम n कितना जा सकता है, 199 जा सकता है। इसके बाद अगर आप n को और कम लोगे, वो तो सारे रिजल्ट इसमें आएंगे ही आएंगे, आती बात समझ में। तो आप ऐसे अगर टोटल सर्कल्स को देखोगे तो ऐसे सर्कल कितने आ जाएंगे, 199, राइट। अगला जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमको कुछ फंक्शंस गिवन है, fx, gx, psi1x और psi2x, और जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट f ऑफ समथिंग प्लस g ऑफ समथिंग, तो पहले अपन f ऑफ x प्लस g ऑफ x ऐसा फंक्शन आएगा क्या उसके बारे में पता लगाते हैं। अब देखो ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, मॉड है, टी स्क्वायर है, सारी इवन पावर्स है, तो इसका जो f डैश होगा क्या उसको अपन ट्वाइस ऑफ, अब देखो वो मैं लिख चुका हूँ ना 202x, तो वो ट्वाइस उसका मैं लिख रहा हूँ इनटू, अगर वहाँ पे हम लोग f डैश x की बात करेंगे तो अब सीधा कितना आएगा लेबनिज़ से, ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट, ठीक। ऐसे अगर हम लोग कुछ बात करते हैं g डैश x की, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इट मीन्स x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो क्या इसको 2x² ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो ऐसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ f डैश एक्स प्लस g डैश एक्स। अगर आप दोनों को ऐड करते हो यू कैन इजीली सी कि -2x² प्लस 2x² ये पूरा टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा खाली वो टर्म कितना रहेगा, वो टर्म रहेगा 2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों साइड, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं dx। तो आप जानते हो कि ऐसा अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपके पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x ये वैल्यू बचने वाला है ना। ये तो सीधा ही आपका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है किसका, e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस c। ये वैल्यू देखो कहाँ से आई है, कांस्टेंट चाहिए अपन को, तो देख सकते हो इजीली ऑब्जर्वेबल है। दोनों ही फंक्शन जो दे रखे हैं उसके अंदर अगर हम f ऑफ 0 की बात करें या फिर g ऑफ 0 की बात करें, तो f ऑफ 0 एज वेल एज g ऑफ 0 क्या दोनों की ही वैल्यू 0 पहुंच रही है, दोनों लिमिट सेम बन गई। तो अगर हम लोग इसमें x को 0 पुट करते हैं, अच्छा x को 0 पुट करने पे ये जो है वो अपनी वैल्यू कितनी दे देगा, e रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, गॉट इट। इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो इसको एडजस्ट करने के लिए अच्छा थोड़ा सा ये जरूर देखना कि इसको हमने इंटीग्रेट किया है तो एक माइनस भूल गए अपन यहाँ पे लगाना, ठीक। e पावर 0 ये तो 1 बन गया अपना, c माइनस 1, तो इट मीन्स अगर इसको f ऑफ 0 यानी 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c होना है तो क्या c का वैल्यू 1 रहेगा, गॉट इट। इसका मतलब आपका जो फंक्शन होएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये फंक्शन आने वाला है 1 माइनस
e raised to power माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपको जो इनपुट दे रखा है रूट ln3, अब देखिए अगर रूट ln3 पुट करोगे क्या ये वैल्यू ln3 बन जाएगी, e की पावर माइनस में तो 1/3 जाएगा। तो अगर हम लोग f ऑफ रूट ln3 प्लस g ऑफ रूट ln3 की बात करते हैं, दैट वैल्यू विल बी 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए 1/3 होना चाहिए था, आ रहा है 2/3, इसका मतलब वो गलत ऑप्शन है ना, तो ए ऑप्शन इसका हो नहीं पाएगा, ठीक। और भी ऑप्शन है। साई 1 साई 2 को सॉल्व करने से पहले अपन पहले f के ऑप्शन देख लेते हैं। f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 0 to 3/2। देखो वो तो अपन को f डैश से मिल जाएगा यहीं से। आप देख सकते हो ये जो वैल्यू रही है ना, ये तो क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है क्या, तो इसका डिक्रीज होना, इसका इंक्रीज होना कौन डिसाइड करेगा, खाली ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा। इसको फैक्टराइज कर लो आप, तो 2 into x into 1 minus x into समथिंग पॉजिटिव, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नंबर स्कीम को देखोगे तो एक 0 है एक 1 है, लेकिन साइन स्कीम कैसे काम करेगा, साइन स्कीम काम करेगा माइनस प्लस माइनस 0 से 3/2 के अंदर। ये हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग नहीं है ना, ये तो इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा मैक्सिमा भी लेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी ठीक ऑप्शन नहीं है, यानी जो हमको ऑप्शन मिलने वाला होगा वो या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा, तो उनके बारे में भी अपन बात करते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन बी और सी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर साई 1x के बारे में पूछा है कि अगर अल्फा बिलोंग टू 1 to x है ना, यानी अल्फा ग्रेटर देन 1, तो क्या ये जो साई 1x है वो 1 प्लस अल्फा x के इक्वल होगा या नहीं होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, एक नया फंक्शन मान लेते हैं, जैसे मान लो कि h ऑफ x, इसको मान लेते हैं साई 1x माइनस 1 माइनस अल्फा x, है ना। तो इससे अपन को आइडिया लग जाएगा। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। देखो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे h डैश x, साई 1 का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, पहले मैं 1 को लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x एंड माइनस अल्फा, क्या ऐसा ही होगा। आप इजीली देख सकते हो अगर आपका x 1 से बड़ा होगा, है ना, 1 to x में अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल वैल्यू, भाई अल्फा भी आपका 1 से बड़ा तो है ही सही, है ना, अल्फा बिलोंग टू 1 to x की वो लोग बात कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल वैल्यू, क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना, ऑब्वियसली। तो अगर ये नेगेटिव है तो आपका h हमेशा डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक। अगर h हमेशा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो h ऑफ x हुआ, क्या वो हमेशा लेस और इक्वल h ऑफ 1 रहेगा, है ना। देखो h ऑफ 1 का आंसर कितना है, अगर आप h ऑफ 1 की बात करोगे, इसका अपन यूज करते हैं, पहले अपन h ऑफ 1 की बात कर लेते हैं। h ऑफ 1 इज इक्वल टू साई ऑफ 1, साई 1 ऑफ 1 का मतलब 1 माइनस 1 अपॉन e ऐसा लिख सकते हैं, एंड माइनस 1 माइनस अल्फा, श्योर इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। h ऑफ x तो इससे भी कम होगा, इसका मतलब h ऑफ x तो ऑलवेज कैसा आ गया, h ऑफ x इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स व्हाई ये कभी फंक्शन 0 के इक्वल तो हो ही नहीं पाया ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब एक ही स्टेटमेंट ऐसा बचता है जो ठीक होगा, तो उसके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है साई 2x इज इक्वल टू 2x इंटू साई 1 बीटा माइनस 1, ये LMVT का एक तरीका है। इसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो आपको इंटरवल दे रखा है इसने बीटा बिलोंग टू 0 to x, बीटा बिलोंग टू 0 to x, है ना। अगर इस इंटरवल के अंदर हम लोग LMVT लगा देंगे तो जो ऐसा होगा कि साई 2 ऑफ x माइनस साई 2 ऑफ 0 अपॉन x इक्वल टू साई 2 डैश ऑफ समथिंग, वो बीटा है आपका। पहले एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हल्का सा, इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। देखिए 2x माइनस 2 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 6, बस इतना ही होगा, ठीक। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये अंदर बन जाएगा आपका ई रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1 माइनस 1, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑप्शन से भी वो क्लियर है, साई 1 बीटा में साई 2 डैश को कन्वर्ट होना है। तो आप देखो ना, ये जो फंक्शन आपका रहा, ये सॉरी यहाँ पर x है ना, ये इतना फंक्शन क्या है, साई 1 नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ साई 1 ऑफ x माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम लोग LMVT लगा देते हैं जो गिवन इंटरवल है उसके लिए। तो LMVT का स्टेटमेंट क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर, दैट
साइड 2 ऑफ एक्स माइनस साइड 2 ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये कभी तो इक्वल होगा किसी न किसी बीटा जो 0 से x के बीच में, उसके लिए क्या साइड 2 डैश बीटा के इक्वल होगा। और यू कैन इजीली सी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साई 1 ऑफ बीटा माइनस 1। क्या इस बात से आप एग्री करते हो, है ना? बस अब तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अगर आप साइड 2 ऑफ 0 की बात करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना? तो इसका मतलब इतना सा हुआ कि साइड 2 ऑफ x अपॉन x को तो उधर भेज सकते हो, इज इक्वल टू 2x इंटू साई 1 ऑफ बीटा माइनस 1, राइट? क्या ऐसा ही आपको ऑप्शन सी इंडिकेट कर रहा है क्या? इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट? ओके बच्चों, पैराग्राफ के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर भी वो जो अपने फंक्शंस है ना, उनके बारे में कुछ कुछ कमेंट करने के लिए हमको बोला है। देखो पहला साई 1 पे कमेंट है, तो जो साई 1 फंक्शन है उसको अपन दोबारा से देख लेते हैं। साई 1x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना? और हमको ये दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है दैट साई 1x लेस और इक्वल 1, ये स्टेटमेंट ठीक है या फिर नहीं है, इस पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, है ना? डिफरेंशिएट कर देते हैं। साई 1 डैश ऑफ x इज गोइंग टू बी 1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख रहा हूँ, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है? अब आप देखिए कि आपका जो x है वो सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए इसमें बात हुई फॉर ऑल x। अगर आप इसकी बात करोगे, इसको आप ऐसे देखोगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर x, राइट? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? ग्रेटर और इक्वल 0 है। इसका मतलब आपको जो फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन बन चुका है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो इसका मतलब है ना, साई 1 ऑफ x जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया, साई 1 ऑफ x शुड बी ग्रेटर और इक्वल साई 1 ऑफ 0। सही बात हो रही है बिल्कुल। साई 1 ऑफ 0, अगर आप x को 0 पुट करते हो क्या 1 बनेगा? इसका मतलब साई 1 ऑफ x शुड बी ग्रेटर और इक्वल 1, बट स्टेटमेंट में लेस और इक्वल 1 है ना, यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक? ये तो ऑप्शन ए की बात हुई, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं साई 2 के बारे में, ठीक है ना? जो आपका फंक्शन है साई 2, देखो साई 2 ऑफ x वो कैसा फंक्शन की बारे में? साई 2 ऑफ x में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 2। अगेन सेम स्टेटमेंट है कि साई 2 ऑफ x लेस और इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा, इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड करेगा। देखो ये स्टेटमेंट तो गलत था, ठीक? इसकी बात कर लेते हैं। साई 2 डैश ऑफ x, देखिए कितना होगा, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो 2x माइनस 2 प्लस 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना? इसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो यू कैन से कि सर 2 कॉमन आ जाएगा, है ना? इसको आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस 1, देखो ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको इससे कंपैरिजन अगर आपको करना होगा तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली नो इसका जो एक्सपेंशन होगा कैसे होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। आप देख सकते हो x से x कैंसिल आउट हुआ, माइनस 1 से प्लस 1 हुआ, ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ठीक है ना? इसकी वजह से जब आपको साई 2 डैश ऑफ x है क्या वो पॉजिटिव रहेगा, यानी ये इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने की वजह से अगर हम बात करते हैं इंटरवल में x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यू कैन से साई 2 ऑफ x शुड बी ग्रेटर और इक्वल साई 2 ऑफ 0, है ना? बट स्टेटमेंट के अंदर वो लेस और इक्वल है, इसका मतलब वो ऑप्शन तो ठीक हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन ए भी गलत हुआ, ऑप्शन बी भी गलत हुआ, तो जो कुछ ठीक होगा वो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से होगा, उनकी भी बात अपन करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है COD, है ना, उसके अंदर 2 स्टेटमेंट है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके उनको ऐसे लिख दिया है। इसको आपको ग्रेटर और इक्वल 0 देखना भी होगा कि नहीं होगा, फॉर x बिलोंग टू 0 टू हाफ। तो इस तरीके के सवालों में हम लोग ये जो फंक्शन है ना, इसको हम एक अलग फंक्शन मान लेते हैं। जैसे मान लो कि इसको मैंने h ऑफ x मान दिया, ठीक है ना? लेट्स से इट इज h ऑफ x। तो देखो h डैश x क्या होगा,
अगर हम लोग एच डैश एक्स की बात करेंगे, डिफरेंशिएट करिए एफ डैश एक्स, क्या एफ डैश एक्स का रिजल्ट है क्या हमारे पास? जो आपका एफ ऑफ एक्स था वो एफ ऑफ एक्स उसमें हम पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एच डैश एक्स बनेगा आपका एफ डैश एक्स माइनस 2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो 2x स्क्वायर बच गया माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 2x रेज टू पावर 4 बच गया, ठीक है ना। f ऑफ x आपको पता था क्या था, तो जो f डैश x होगा वो भी हमने कैलकुलेट तो किया हुआ था ना, तो उसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो f डैश x वो इक्वल था बच्चों आपका 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x रेज टू पावर 4, राइट। इसको थोड़ा अपन देखते हैं। आप देखोगे कि एक पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, इसके अंदर जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर क्या क्या बचा, आप देखोगे 2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो जो भी बचा उसके अंदर 2 तो कॉमन आ सकता है, अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4, वो तो उधर से आया, इधर से कितना आएगा माइनस का 2 मैं कॉमन ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये कहानी समझ में आती है? ठीक है, देखो इसको हमें देखना है कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तभी तो हमें इंक्रीज डिक्रीज का पता लगेगा ना। तो इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा। किसका एक्सपेंशन? ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ई की पावर माइनस एक्स का होता है उसमें एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, कोई बहुत ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस शुरुआत के अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स होता है उसके क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, वैसे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, बट इसकी वजह से यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगी अपॉन 2 एंड सो ऑन, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो ओवरऑल आप क्या देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कट गया, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, तो ओवरऑल आप इसको देखोगे तो क्या ये टर्म ऐसा नेगेटिव से, यानी माइनस एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 2 प्लस समथिंग, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो आपका फंक्शन एच ऑफ एक्स रहा होगा, क्या वो फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा? तो अगर ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा तो एक्चुअल में जो आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन होगा वो एच ऑफ एक्स लेस और इक्वल एच ऑफ, आप 0 से हाफ की बात कर रहे थे, तो 0 से हाफ इंटरवल के अंदर क्या हम इसको लेस और इक्वल एच ऑफ हाफ ऐसा लिखेंगे, है ना? ऐसा फंक्शन आपका रहा होगा, क्योंकि फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है, और सॉरी एच ऑफ हाफ नहीं, जो बाउंड्री पॉइंट उधर वाला अपना एच ऑफ 0, ऐसा उसको रहना पड़ेगा, फंक्शन बाद में लगातार आपका डिक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो ग्रेटर और इक्वल है, तो ये ऑप्शन ठीक होने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन को अपन हटा देते हैं, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा है और इसी को ठीक होना है, तो वही काम हम दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन आपका g ऑफ x लिखा हुआ है, इसको अपन एक नया फंक्शन, जैसे मान लो कि इसको मैं फाइव ऑफ x है ना, ऐसा मान लेता हूँ। तो वैसे तो फॉर्मेलिटी है, इसी को एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन होना है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखोगे कि जो साइड डैश ऑफ x होगा, क्या g डैश x हमने पहले सोल्व किया हुआ है ना, याद है रूट टी इंटू, तो वो पुट कर दिया था हमने, तो उसका ओवरऑल आंसर आया था 2x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 6, ऐसा रहेगा। ठीक, वही एक्सपेंशन को अपन को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 तो सब में कॉमन आ रहा है ना, 2x स्क्वायर, चलो ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अगेन वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 2, फिर एक टर्म लिखोगे आप माइनस का एक्स की पावर 6 अपॉन 6 एंड सो, इतना ही लिखते हैं, उसके बाद का अपन को पैटर्न नहीं चाहिएगा, वो नेग्लिजिबल भी हो जाएंगे। हाँ ठीक, फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, ठीक है। ओवरऑल कैलकुलेशन को देखिए, 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस x की पावर 6 माइनस x ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल जो पहला टर्म बचेगा आपका, क्या वो माइनस x रेज टू पावर 8 अपॉन 3
एंड समथिंग ऐसा रहेगा, तो इनके सामने ये डोमिनेट करेगा। तो आपका साइड डैश, इसका मतलब कि साइड डैश ऑफ एक्स क्या इसको नेगेटिव होना रहेगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ना। तो अगेन सेम बात कि साई ऑफ एक्स क्या वो लेस और इक्वल साई ऑफ जीरो ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो बस वही, अगर आप जीरो की बात करेंगे तो साई ऑफ जीरो के अंदर क्या ये सेम इनइक्वालिटी ये आपका उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो आप देख पाओगे साई ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो ही है, मीन साई ऑफ एक्स लेस और इक्वल जीरो, यानी यही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर एक सेट दिया आपको 2000 तक के नेचुरल नंबर्स है उसके अंदर, और अगर कोई नंबर आपका इनमें से 3 या 7 का मल्टीपल है तो फिर कुछ वैल्यू उनको पूछा है। तो आप देखिए, अगर सेट तो आपका 1 2 3 अप टू 2000 नंबर्स तक का है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाल देंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 निकाल देंगे। लेकिन इनके अंदर कुछ मल्टीपल रिपीट हो गए होंगे, जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होंगे। इट मीन्स वो 21 से डिवाइड होंगे, तो माइनस कर देंगे ऐसे मल्टीपल्स जो 21 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर होगा टोटल एलिमेंट्स ना, ये टोटल नंबर्स ऐसे आ जाएंगे अपने, टोटल मल्टीपल्स ऑफ 3 और 7, ठीक है ना। देखिए n ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, n ऑफ 3 का मतलब सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक। उसके बाद कौन रहेगा, उसके बाद 6 रहेगा, फिर 9 रहेगा। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट में आप देखोगे 1998 आएगा। तो देख लेते हैं भाई ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, क्या एक एपी है क्या। तो एपी का जो लास्ट टर्म होगा 1998 इक्वल होगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3। यहाँ से देखिए n माइनस 1 इसका आंसर कितना होगा, इसका 1995 अपॉन 3, इट मीन्स 665। तो जो n का रिजल्ट आएगा क्या वो 666 रहेगा, यानी जो n ऑफ 3 के मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स तो कितने आ गए 666। n ऑफ 7 का देखते हैं, तो जो 7 की सीरीज है बच्चों उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर होगा वो 7 ही रहेगा, उसके बाद 14, ऐसे करते 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 जो आपका लास्ट रिजल्ट आया होगा वो 7 से डिवाइड करो 1995 ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगेन अगर हमको ऐसे टोटल नंबर्स का पता लगाना है तो ये एपी का लास्ट टर्म हो गया, है ना। इट मीन्स 1995 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 1995 माइनस 7 मीन्स 1988 अपॉन 7, या फिर यहां से n माइनस 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा 25882824। इट मीन्स n इज इक्वल टू 285, राइट। तो n ऑफ 7 जो 7 के मल्टीपल्स हैं क्या वो 285 रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब 21 के मल्टीपल्स और देख लेते हैं। तो 21 के मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर रहेगा क्या वो 21 ही रहेगा, जो सबसे लास्ट होगा, है ना। ये देखो 1995 जो है ना, ये जो मल्टीपल रहा वो 3 से भी डिवाइड करता है, वो 7 से भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 को भी लास्ट यही डिवाइड करेगा, तो इस सीरीज का भी लास्ट टर्म यही रहेगा, है ना। तो अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं तो सेम काम करना चाहिए, 195 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब ये तो 21 ही हो गया। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, 1995 आप ऐसे समझ लीजिए कि n माइनस 1 इसका आंसर आपका रहने वाला है, ऐसे भी लिख सकते हो 1995 अपॉन 21 माइनस 1। क्या इस बात से एग्री करोगे आप, है ना। भाई माइनस किया और 21 का डिवाइड कर दिया, तो इससे जो टोटल आंसर आएगा वो देखिए कितना आएगा n का, n इज गोइंग टू बी 189 और फिर 105, बिल्कुल 95। बताइए भाई क्या ऐसा n रहेगा क्या, है ना। तो ये जो टोटल आपके आंसर्स आए जिसके अंदर आपने टोटल तो अभी हम कर लेते हैं -95
उसके बाद कुछ आंसर आपसे और पूछा है, पहले इनको टोटल को अपन देखते हैं कि भाई इसका आंसर कितना आएगा। इनको आप ऐड कर दो, फिर 95 को आप माइनस कर दो। देखिए 285 माइनस 95 अगर इसमें से आप करोगे और आप देख सकते हो इनका जो डिफरेंस आएगा क्या 195 के आसपास जा रहा है वो डिफरेंस है, और वो 666 के अंदर टोटल ऐड ही हो रहा है। तो आप इसका टोटल आंसर को देखिए, ये आंसर आएगा आपका, ये ऐसे कर लो 6 5 11 1 965 951 minus 95 that is 605 856 है ना। ऐसे टोटल आपके मल्टीपल्स हो गए 3 और 7 से जो डिवाइड होने वाले हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल नंबर तो 2000 है, तो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 856 अपॉन 2000 ये होगा। आपसे आंसर एक्चुअली ऐसा नहीं पूछा, आंसर पूछा 500p का, तो ऑब्वियस है 500p is going to be 856 upon 4, right? 2184, it means 214. This is going to be your answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन एक इलिप्स का क्वेश्चन है। इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है और इसके ऊपर 3 पॉइंट है, पी क्यू और क्यू डैश, ठीक है। इसके अंदर कुछ मिड पॉइंट्स डिफाइन है, जैसे मान लो कि क्यू यहाँ पर है ना, तो हमने पी क्यू को ज्वाइन किया और पी क्यू को ज्वाइन करने के बाद इसका एक मिड पॉइंट एम आ रहा होगा, ठीक। ऐसे एक और पॉइंट है इलिप्स के ऊपर ही, मान लो कि यहाँ पर आपका क्यू डैश है ना, इसको आपने ज्वाइन किया और इसका भी एक मिड पॉइंट रहा है, ठीक है ना। मान लो कि उसको मैं एम डैश है ना, अपनी मर्जी से अपन उसको ऐसा बोल देते हैं। इसने पूछा कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्यों क्यू डैश इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम से हम जानते हैं कि जो एम एम डैश की लेंथ होगी वो क्यू क्यू डैश की लेंथ की हाफ होगी। तो एम एम डैश का मैक्सिमम होना क्यू क्यू डैश के मैक्सिमम होने पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और क्यू क्यू डैश क्या इसकी एक सिंपल सी कोड नहीं है, और इसकी जो मैक्सिमम कोड जो होगी इलिप्स की मैक्सिमम लेंथ अगर कोई होगी तो क्या वो मेजर एक्सिस की लेंथ नहीं होगी, है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्यू क्यू डैश मैक्स इज गोइंग टू बी 2a। आपने देखा a स्क्वायर 16 था, तो 2a का वैल्यू क्या 8 रहेगा, एंड दैट्स व्हाई एम एम डैश मैक्स क्या इसका वैल्यू 4 रहेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक इंटीग्रल क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल का ये सवाल है। ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है 10/1 + 1/x। हम लोग जानते हैं कि बॉक्स के अंदर जब जब इंटीजर होगा तो बॉक्स अपने वैल्यूज को चेंज करेगा। तो आप देखिए ये इंटीजर कब कब देगा और वो कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये 10 का कितना मल्टीपल है, यानी जब जब 1 + 1/x, या तो इसका वैल्यू 10 रहा होगा, है ना, ऐसा बोल सकते हो, या फिर इसका वैल्यू 10/4 रहा होगा ताकि वहां पे 2 बने टोटल, या फिर इसका वैल्यू 10/9 रहा होगा, या फिर 10/16 रहा होगा, एंड सो ऑन, ऐसा इसमें रहा होगा। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, अगर 1 + 1/x इसका वैल्यू 10 है, तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, क्या 1/x इज इक्वल टू 9 एंड x इज गोइंग टू बी 1/9, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक। यानी अगर x का वैल्यू 0 से 1/9 में होगा तब जाके ये 1 बन पाएगा, तो उससे पहले तो 0 रहेगा, है ना। यानी ये जो इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू 0 से 1/9 0 × dx ऐसे वर्क करेगा। तो सेकंड अपन देखते हैं भाई 1/9 से कहाँ तक जा पाएगा, है ना। तो उसके लिए देखिए 1 + 1/x इसको होना पड़ेगा 10/4, इट मीन्स ये 3/2 है क्या, तो 1/x इज इक्वल टू, तो माइनस कर दोगे तो क्या x का वैल्यू 2/3 आएगा क्या, तो ये 1/9 से लेकर 2/3 × 1 dx। अगला जो इंटीग्रेशन होगा 2/3 से देखते हैं कहाँ तक जाता है, तो 1 + 1/x इज इक्वल टू 10/9, इट मीन्स 1/x इक्वल टू 1/9, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 2/3 to 9 × 2 dx ऐसा बनेगा। फिर 9 से लेकर नेक्स्ट देखिए
1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/16। यहाँ से आप देखोगे ना तो x नेगेटिव, बट ये तो हम पॉसिबल लेंगे नहीं, यानी किसी एक वैल्यू के ऊपर जाके वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। तो आप 9 के बाद आप तो मैक्सिमम 10 तक जा रहे हो ना। अगर आप इसकी वैल्यू को देखोगे तो 10/16 -1 -6/16 है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप 10 तक तो जा सकते हो ना। अगर आप x की वैल्यू को 10 पुट करोगे तो 1 + 1/10 दैट वो चलता है। तो 9 से 10 तक चले जाओ, उस केस में यहाँ पे 3dx बन जाएगा। क्या आती बात समझ में, है ना? 2dx 3dx। यहाँ पर 4 नहीं बन पाएगा कभी भी, है ना, तो वो 3 से 4 के बीच में रह जाएगी वैल्यू, 4 को अपने रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से i की वैल्यू आएगी बच्चों 182/9, एंड एज यू कैन सी आपको 9i पूछा हुआ है, तो 9i का वैल्यू क्या 182 रहेगा, है ना? तो ये आपका आंसर हो गया, 9i इज इक्वल टू 182। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी कई पेपर्स के सॉल्यूशन हम लोग रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, तो ऐसी क्वेश्चंस की, ऐसे सॉल्यूशंस की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि टाइम टाइम पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।